जो आपको बताने जा रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस तरह का क्वेश्चन बार बार आपके जेमेंस में, नीट में, है ना, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, या फिर 12th में भी आपका उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग हमको एक चीज बता के दिखाओ कि जिस किसी भी बॉडी का मास है, क्या उस बॉडी के पास चार्ज होगा, या जिस किसी भी बॉडी के पास, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना चार्ज है, क्या उसके पास मास का होना जरूरी है? इस चीज को आप जानते हो? बताओ क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक हमारा मेटेलिक स्फीयर है। क्या है? मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। सपोज ये हमारा एक बॉल है, प्लास्टिक बॉल। ये क्या है? प्लास्टिक बॉल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आप खुद जानते हो ये हमारा जब स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा कि नहीं होगा? ये हमारा प्लास्टिक बॉल है, इसका भी क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा। मास तो दोनों का है ना। ये मेटल है, ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये क्या है? इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर है। तो आपको तो कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर पता है? इसको बोलते हैं सुचालक, हिंदी में सुचालक पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं? कुचालक पदार्थ। तो सुचालक और कुचालक को तो आप समझते ही होंगे अच्छी तरह से। सुचालक क्या होता है? जिस किसी भी पदार्थ से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, वो क्या कहलाता है? सुचालक पदार्थ कहलाता है। और कुचालक क्या होता है? उसका उल्टा होता है ना। तो आप ये बताओ कि इस बॉडी के पास अपना मास है, इस बॉडी के पास भी अपना मास है, तो क्या जब इस बॉडी के पास चार्ज होगा तो क्या इस बॉडी के भी पास चार्ज होगा? आपको ये बताना है। इस बॉडी के पास अगर हम कुछ चार्ज दे रहे हैं तो क्या इस बॉडी के, ये भी बॉडी अपने पास चार्ज रख सकता है? क्या ये संभव है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, इसके पास नहीं हो सकता है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि जिस किसी भी बॉडी का अपना द्रव्यमान होता है, मास होता है, उस बॉडी के पास उसका अपना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इट इज इम्पॉसिबल, कोई जरूरी नहीं है, संभव ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि मेटेलिक स्फीयर के पास अपना मास है, प्लास्टिक बॉल के पास भी अपना मास है, मास तो दोनों के पास है, लेकिन दोनों के पास चार्ज है? नहीं है। इसमें करंट फ्लो हो सकता है क्या? इसमें करंट फ्लो हो सकता है। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो चार्ज को स्टोर करके रख सकता है? ऐसा संभव नहीं है। तो आप इस पॉइंट को नोट्स में करके लिख लो कि चार्ज जिस किसी भी बॉडी के पास होता है उसके पास क्या नहीं होता है? जिस किसी भी बॉडी के पास चार्ज होता है उसके पास मास होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास मास होगा उसके पास चार्ज होगा ही। इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, चलिए तो देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2 if Q1 is greater than Q2 and M1 is also greater than M2? तो आपको बताना है θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा जबकि उसका चार्ज Q1 बड़ा है Q2 से, और जिसका चार्ज बड़ा है उसका मास भी बड़ा है किससे? दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से। तो आपको बताना है कि उसके एंगल का वैल्यू क्या होगा। एंगल θ1 बड़ा होगा या θ2 बड़ा होगा, है ना, या थीटा, दोनों का एंगल आपस में बराबर होगा, आपको ये बताना है। या इनमें से दिया हुआ है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको हम लोग सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए सीखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या किया है, दोनों चार्ज को सपोज मान लीजिए हैंग करवा दिए। सपोज दोनों चार्ज को हमने एक स्ट्रिंग से हैंग करवा दिया, और यहां पे हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया Q1 और यहां पे हमने एक चार्ज ले लिया क्या, Q2। दोनों का लेंथ सेम, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, सेम है ना। और
और इनके बीच का एंगल, सपोज ये हमारा θ1 है और ये हमारा क्या है, θ2। ठीक है, जब इसके पास चार्ज है, जहां चार्ज होता है वहां तो मास होता ही, अभी हम लोग तुरंत देखे, जहां चार्ज होता है वहां मास हो सकता है, लेकिन जहां मास होता है वहां कोई लेने की चार्ज होगा, है ना। तो जब यहाँ चार्ज है तो मास होगा, तो मास दिया हुआ भी है कि इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2। θ1 और θ2 के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, तो आइए हम उसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो Q1 है ये ग्रेटर देन है किससे, Q2 से, और आपका M1 जो है ये भी ग्रेटर देन है किससे, M2 से। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंट किया हुआ है, दिया हुआ है। तो आइए सीखते हैं। आप क्लास 11th में आप सीखे होंगे, लॉज ऑफ मोशन में आपको बताया गया होगा कि इक्वेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। जब ये बॉडी है, इसका चार्ज Q1 है, Q2 है, और मास इसका M2 है, और ये बॉडी है, इसका चार्ज Q1 है, मास M1 है। अब हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। एक जैसा चार्ज जो होता है, सेम नेचर का जो चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये चार्ज, आप तो देख ही रहे हो ना, दोनों के चार्ज के बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस है, डिस्टेंस है ना दोनों के बीच। तो ये चार्ज इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, और वो फोर्स सपोज मान लीजिए इधर लगा रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आप खुद सोचो, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी क्या करेगा, उस पे लगाएगा। किधर, रिपेल कर रहा है, तो ये भी किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है। ठीक है, इतना तो लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहां भी हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। जब ये θ1 है तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये भी हमारा क्या हो जाएगा, θ1। जब ये θ2 है तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आप जानते हो एक बॉडी को हैंग किया गया, लटकाया गया है, लटकाया गया तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग भी एक फोर्स लगा रही होगी जिसका नाम है टेंशन। कौन सा फोर्स, टेंशन। स्ट्रिंग क्या कर रही है, उसका काम है कि ऊपर खींच के रखना। तो ये भी इस बॉडी पर भी इधर फोर्स लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। और ये बॉडी जब मान लीजिए एक मेटेलिक बॉब को हम लटका दिए नीचे, मेटेलिक बॉब लटका हुआ है, तो उस बॉब का तो कुछ ना कुछ मास है, तो मास जब है तो उस पर ग्रेविटी भी ना फोर्स इधर कर रही होगी, कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे मान लीजिए ग्रेविटी भी फोर्स कर रही है, किधर, तो नीचे। कितना, तो m1g। तो यहां भी नहीं लग रहा होगा, कितना, m2g। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब इसका जब कंपोनेंट होते हैं, यहां थीटा है, तो थीटा जहां भी रहता है वहां पे जब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, t cos थीटा। इस चीज को दिमाग में रखना, जहां थीटा होता है वहां cos, और जहां थीटा नहीं होता है ये क्या हो जाएगा, इसका sin थीटा। क्या हो जाएगा, t sin थीटा 1। इस चीज को दिमाग में रखना है, जहां थीटा वहां cos। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t cos थीटा 2। तो फिर बताओ ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, t sin थीटा 2 होगा। ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम जो है किसमें है, इक्विलिब्रियम में। ये पूरा सिस्टम किसमें, यहां कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आ रहा है या ऊपर भी नहीं जा रहा है, जहां किया हुआ वही है, इक्विलिब्रियम में, मोशन हो नहीं रहा है। अगर हम उसकी बात करें फॉर M1 की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने ऊपर जा रहा है ने नीचे आ रहा है, तो कहने का मतलब t cos थीटा 1 जो है ये इक्वल है किसके, m1g के। क्योंकि t cos थीटा का काम है ऊपर खींचना और m1g का काम है नीचे, एक दूसरे को खींच रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है। कहने का मतलब दोनों फोर्स जो लग रहा है, लॉज ऑफ मोशन को याद कीजिए, थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर है ना, बराबर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, t cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां भी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है ना, और t sin थीटा इधर, कहीं चल नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स भी आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, t sin थीटा 1 बराबर क्या है, Fe।
मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए इसका काम क्या है, तो बहुत यहीं से हमारा रिजल्ट आने वाला है। इक्वेशन 1 यहां पे लिखते हैं, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 2 को 1 से क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, t साइन थीटा 1 अपॉन t कॉस थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, fe बटा m1 जी। अब आप कहोगे सर 2 से 1 को क्या कर रहे हैं, 1 से 2 को नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 को 1 से डिवाइड करो या 1 को 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t और t बढ़ेगा, है ना। साइन थीटा 1 बटे कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस होता है, tan होता है ना, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, fe बटा m1 जी होगा। हमको तो मास का वैल्यू निकालेंगे तब ना थीटा पता चल जाएगा। तो मास का वैल्यू m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर, m1 को इधर लेके आओ बालक, तो ये कहां आ जाएगा, इधर, तो क्या आ जाएगा, fe बटा tan थीटा 1 इंटू जी, या g tan थीटा 1 होगा। ये चीज समझ में आया, है ना। अब देखिए अब क्या होगा, चलिए तो अब हम किसके लिए काम करेंगे, m1 का काम तो हो गया, m1 का वैल्यू कितना है, fe अपॉन tan थीटा 1 इंटू जी। अब किसके लिए काम करना है, m2 के लिए, तो m2 सब कुछ वही है भाई, देखो क्या हो जाएगा, t sin थीटा 2 किसके बराबर है, f2 के बराबर। तो फॉर m2 में क्या लिखेंगे, t sin थीटा 2 बराबर क्या है, f इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर t cos थीटा 2 बराबर क्या है, t cos थीटा 2 ऊपर m2g नीचे, सब कुछ वही है, सेम वैसा ही है, तो आराम से लिख दो, इक्वेशन 2 हो गया। फिर वही काम करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, t sin थीटा 2 बटा t cos थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, fe बटा m2g, ठीक है। फिर यहां भी t और t खत्म, sin थीटा बटा cos है क्या होता है, tan थीटा और 2 है, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू fe बटा m2g हो गया। फिर यहां से क्या करो, यहां हमने क्या किया था, m1 का वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो यहां आप क्या करो, इसलिए m2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, fe बटा g tan थीटा 2। समझ में आया। तो यहां से क्या आ गया, m1 निकल गया, m2 निकल गया। अब याद कीजिए फिर से क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि q1 इज ग्रेटर देन q2 एंड m1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन m2। मास हमारा ये जो है, ये इससे क्या है, बड़ा है, ये मास इससे क्या है, बड़ा है। तो अब देखते हैं क्या होगा, अब तो हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अभी चलिए तो हमारा आ गया, m1 का वैल्यू आ गया और m2 आ गया, है ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। आपको याद होनी चाहिए, आप क्लास 6 से पढ़ रहे हो भाई, क्लास 4 में भी आप पढ़े होंगे, फ्रैक्शन, भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, होता है कि नहीं होता है। तो अगर हर नीचे वाला अगर हमारा बढ़ता है तो हमारा भिन्न जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इस चीज को जानते हो ना, हाँ, तो वही यहां पे अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 ग्रेटर देन होना चाहिए m2 से। चलिए तो m1 इज ग्रेटर देन m2 है। अब देखिए m1 का वैल्यू कितना है, fe अपॉन g tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन fe अपॉन g tan थीटा 2। यह होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। अब आप खुद देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों में क्या है, बराबर है। ग्रेविटी फोर्स ये कर रही है इन दोनों डायरेक्शन, तो दोनों में ग्रेविटी क्या है, बराबर है। डिफरेंस कौन करेगा, थीटा, एंगल ही ना बताएगा कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो अब कैसे होगा, कैसे होगा। अब आप याद कीजिए क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 0 डिग्री, कॉस 30, है ना, साइन 45 या tan 0, tan 30, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, इस चीज को आप याद कीजिए। तो आप ये बताइए tan थीटा का वैल्यू
डिग्री बढ़ने से, कहने का एंगल को बढ़ाने से उसका वैल्यू बढ़ता है या घटता है, इस चीज को आप याद कीजिए। बताइए तो सोच के। कहने का मतलब है कि जैसे 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 10-30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। 10-45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 10-60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो आपको यह बताना है कि थीटा को बढ़ाने से उसका वैल्यू बढ़ता है कि घटता है। तो आप यहां पे देख लो ना कि थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका वैल्यू क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो आप ये बताओ भाई, जब यहां पे थीटा हमारा बढ़ेगा तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जैसे ही ये घटेगा हमारा मास इससे छोटा होने लगेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि मास हमारा बड़ा होना चाहिए। तो मास हमारा बड़ा कब होगा? जब थीटा इस थीटा से क्या होगा? कम होगा। इस चीज को ध्यान से सुनिए, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आप कह सकते हो ये मास जो है ये डिपेंडेंट है किस पे? एट एंगल थीटा। ये मास जो है ये डिपेंडेंट है किस पर? डिपेंडेंट है थीटा पर। तो जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ेगा, थीटा अगर हमारा बढ़ेगा तो मास हमारा क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा ना। एंगल अगर हमारा बढ़ता है, एंगल बढ़ता है तो ये वैल्यू हमारा क्या होता जाता है? बढ़ते चला जाता है। तो एंगल अगर हमारा बढ़ेगा तो मास हमारा क्या होगा? घटेगा। तो ये एंगल इस एंगल से हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों? अगर कम होगा तभी ना आपका मास m1 ज्यादा होगा। θ1 हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन θ2 ये हो जाएगा। कहने का मतलब θ2 बड़ा होगा, θ1 क्या होगा? छोटा होगा। θ1 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तब जाके हम कह सकते हैं मास m1 बड़ा होगा, m2 क्या होगा? छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? करेक्ट है कि नहीं? अब देखिए, बहुत ही यहां पे आप एक चीज हमको सोच के बताओ भाई, सोच के बताओ। सोच के क्या बताना है? इस पूरे क्वेश्चन में चार्ज का कहीं जरूरत है? चार्ज का जरूरत है? चार्ज हमारा बढ़ा रहे, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 बड़ा रहे कि Q2 छोटा रहे, या Q2 बड़ा रहे Q1 छोटा, इसका कोई जरूरत पड़ा कहीं भी? वो बड़ा रहे नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ने वाला है? Q1 बड़ा रहे या Q1 छोटा रहे उससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो ऐसे ही टेंशन करने के लिए देता है कि Q1 बड़ा है भाई, Q1 छोटा है, बड़ा रहे छोटा रहे मोटा रहे, पता उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ डिपेंडेंट, यहाँ जो फर्क पड़ने वाला है ये पड़ने वाला है मास और एंगल के बीच। मास और एंगल के बीच। अगर हमारा मास बड़ा होगा तो थीटा हमारा छोटा होगा। अगर हमारा मास छोटा होगा तो थीटा हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। इस चीज को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर मास देन इट्स एंगल इज लेस एज कंपेयर टू अनदर। ठीक है? कहने का मतलब है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बड़ा होगा, जब उसको इन केस ऑफ हमने स्ट्रिंग से लटका दिया है, हैंग करवा दिया है, तो उस केस में उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है ना, विपरीत है। ये बढ़ेगा, ये थीटा बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, है ना। तो आइए फटाफट एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो तुरंत। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि मास और एंगल के बीच हमने एक क्वेश्चन किया, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2? θ1 और θ2 के बीच का क्या रिलेशन होगा इफ यदि Q1 ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, है ना। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। फर्स्ट क्वेश्चन में अभी जो तुरंत किया हमने सॉल्व, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा ही कह रहा था Q1 ग्रेटर देन Q2, लेकिन एक चीज डिफरेंट है, उसने हमारा मास भी दिया हुआ था कि वो बड़ा है, लेकिन इस केस में क्या कह रहा है? M1 इज इक्वल टू द M2। M1 और M2 भी क्या है? बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है बालक कि हमारा Q1 है ना, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बट M1 इज इक्वल टू M2। तो बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान है। अभी जो आपने सॉल्व किया जरा उसको ध्यान से याद करो उसको, देखो उसको, तो आपको पता चल जाएगा कितना आसान है। वो कैसे? आप कहोगे कैसे? तो देखो ऐसे। कैसे? ऐसे। M1 बराबर हमने कैलकुलेट किया था भाई क्या? FE/G
tan θ1, याद आया? हाँ, याद तो आ गया होगा। और m2 हमने कैलकुलेट किया था भाई Fe अपॉन G tan θ2, याद आया कि नहीं यार? आ गया। तो अब देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि m1 इज इक्वल टू m2, मतलब ये इसके बराबर है। तो कहने का मतलब Fe अपॉन G tan θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन G tan θ2, होगा कि नहीं होगा? तो अब आप खुद बताओ, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा? तो बराबर कब होगा? जब इनके बीच का एंगल, क्योंकि ये आपस में क्या है? कांस्टेंट ही है। दोनों केस में उतना ही होगा। यहां पे हमने अभी तुरंत बताया था कि मास किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे है। तो आप खुद बताओ, थीटा इसका और इसका क्या होगा जबकि उसका मास दोनों बराबर हो जाएगा? तो आप खुद बताओ क्या होगा? इसका भी थीटा उतना ही रखेंगे, इसका भी थीटा उतना ही रखेंगे, तभी ना हमारा मास दोनों बराबर होगा। अभी तुरंत हमने सॉल्व किया, याद है? याद आया कि नहीं यार? तो आपको कि हाँ, अभी तुरंत हमने बताया था कि m1 हमारा बड़ा होता है कब? जब हमारा θ1 क्या होता है? छोटा होता है। m2 हमारा छोटा होता है कब? जब हमारा θ2 क्या होता है? बड़ा होता है। याद आया कि नहीं यार? हाँ, याद आ गया। तो आप ये बताओ, m1 और m2 बराबर कब होगा? बराबर तभी होगा जब θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।